चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 8 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव संसाधन। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है और 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल और विकास को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उसके बाद एक और है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभावित और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षित प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। लोग ही एक देखते हैं टॉपिक पर, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है और अपने शैक्षिक स्तर, वायु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी अलग है। जैसे ये कहती है, आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? कुछ कहते हैं कि मेरे विद्यालय में 500 लोग हैं, कुछ कहते हैं मेरे गांव में 1000 लोग हैं, ये कुछ कहते हैं कि मेरे एक कक्षा में 300 लोग हैं, फिर ये कहते हैं कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। फिर ये कहती है 1 अरब में कितने शून्य होती हैं। इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं? देखते हैं जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतीय और विषुवतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत-वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत-वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 लोगों में रहते हैं 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और जनसंख्या का घनत्व देखें, पृथ्वी के पृष्ठ 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है और संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहले भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण में स्थलाकृति देखें तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे इन क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवाएं इन प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र। उसके बाद जलवायु देखें, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा में देखें तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चांद जियाएं और तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। उसके बाद जल देखें तो लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां अम्लीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। खनिज के बारे में तो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं और अधिक। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की हीरो की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों की रहने के लिए प्रेरित किया है। उसके बाद दूसरा कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के बारे में देखें। इसमें आर्थिक कारण पहले
तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी जनसंख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे हुए क्षेत्र हैं। संस्कृति के कारण क्या है? तो धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। बनारसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी जैसे इससे के कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारण क्या है? तो सबसे अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे क्षेत्र, उदाहरण के लिए पुणे है। शब्दावली जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसका अर्थ होता है यह उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन में देखें, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है और यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। और उसके बाद क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम थी और सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई थी। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में से कम से जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई थी और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होने लगा। और जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है, जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर और तीव्रता से बढ़ना है। और प्रवास क्या है? प्रवास शब्द का अर्थ होता है जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है। उत्प्रवास का अर्थ होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो प्रवास एक अन्य कारण है जिसके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवास वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिनमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाना पसंद करते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप में देखें, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव की जा सकती है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची हुई है और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की ही उच्च हुई है। और हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम के निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद हुई है। उसके बाद जनसंख्या संगठन के बारे में देखें तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश से आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है और एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और
व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की साधारण संरचना को दर्शाता है और जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है जैसे कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष में कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती है। और जनसंख्या पिरामिड का आकार का विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चे की जनसंख्या जैसे 15 वर्ष से नीचे वाले भाग में दिखाई जाती है और उन जन्म स्तर को दर्शाती है। और उसके बाद ऊपर का आकार वृद्धि लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की इस संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या की भी बताता है और युवा आश्रित लोग जैसे 15 वर्ष से कम आयु के लोग और वृद्ध आश्रित लोग यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग जैसे 15 से 65 वर्ग के बीच के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में भी रखा जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च है और आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से साकार हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु 100 काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो जाते हैं और इसलिए वहाँ वृद्ध लोग कम होते हैं और इस स्थिति को कन्या के पिरामिड का दर्शाता है। जिन देशों में मृत्यु दर यानी विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर आता है और जैसे चित्र 6.8 में यहाँ दिखाया गया है भारत के पिरामिड में। और इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है, इसका अर्थ मजबूत है और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं और कुशल उत्साही आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है और उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए।